इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है विलंबित ख्याल। मतलब विलंबित ख्याल का दूसरा नाम क्या है या उसको क्या कहा जाता है। तो विलंबित ख्याल जो होता है वो बड़ा ख्याल होता है। इसके अलावा द्रुत ख्याल, जो द्रुत ख्याल होता है उसको छोटा ख्याल बोला जाता है। ये दो क्वेश्चन हैं। पहला, विलंबित ख्याल को क्या कहते हैं? बड़ा ख्याल। दूसरा, द्रुत ख्याल को क्या कहा जाता है? छोटा ख्याल। इसमें थर्ड क्वेश्चन है राग भैरव, मालकोंस या बागेश्वरी, तीनों ही जो राग हैं आपके सिलेबस के, उनकी प्रकृति कैसी है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन तीनों रागों की प्रकृति कैसी है। तो ये तीनों ही जो राग हैं वो गंभीर प्रकृति के राग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागों के गायन वादन समय में सबसे पहले क्या गाया बजाया जाता है। यानी कि जब भी हम रागों का गायन या वादन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या गाते या बजाते हैं। तो सबसे पहले राग गाते बजाते समय आलाप का गायन किया जाता है। तो जब भी राग गाया या बजाया जाता है तो सबसे पहले आलाप गाया बजाया जाता है। किसी भी राग में कौन से जो दो स्वर हैं वो एक साथ कभी भी वर्जित नहीं हो सकते। तो माँ और पा स्वर, ये दोनों ऐसे स्वर हैं जो कभी भी एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि अति द्रुत लय में, अति द्रुत लय में यानी कि बहुत तेज गति में कौन सा जो है क्या गाया या बजाया जाता है। तो इसमें तराना, तान या तोड़े, ये तीनों ही गाए बजाए जाते हैं जो अति द्रुत लय में गाए बजाए जाते हैं। दो मात्राओं को एक साथ लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम ताल की दुगुन लिखते हैं तो उन दोनों के नीचे एक ऐसा जो है अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाया जाता है, उसी को जो है दो मात्राओं को एक साथ लिखने के लिए उसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसी में आता है कि मीड का चिन्ह क्या होता है। अगर इसी जो ये दो मात्राओं को लिखा है एक साथ, इसी को अगर उल्टा कर देते हैं हम, यानी कि ऐसे कर देते हैं, तो वो मीड का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद आता है कि आवर्तन क्या होता है। आवर्तन का मतलब होता है कि जितनी भी मात्राएं हैं उन मात्राओं का पूरा एक चक्कर, यानी कि पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक जाकर और फिर वापस पहली मात्रा पर आना, ये आवर्तन कहलाता है। उसके बाद होता है ठेका। ये ताल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठेका क्या होता है, या इसको ठहाई भी कहा जाता है। ये क्या होता है, तो ताल के जो बोलों का समूह, जो भी बोल होते हैं, जैसे रूपक ताल है उसके बोल हैं तिन, तिन्ना, धिन्ना, धिन्ना, इन जो बोलों का समूह है उसको ठहाई या ठेका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है वो ग्रंथ परिचय से है कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी। टीका का मतलब होता है उसका अनुवाद किसने किया। तो जो संगीत रत्नाकर पर टीका लिखने वाला था उसका नाम था सिंह भूपाल। सिंह भूपाल जी ने जो है संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। उसके बाद जीवन परिचय से एक क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली खां को कौन सा सम्मान मिला था, यानी कि कौन से सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण, क्या है, पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। एक और क्वेश्चन है कि आलाप और तान में क्या अंतर होता है। आलाप क्या होता है, स्वरों को विस्तार से गाना आलाप होता है, और तान क्या होता है, स्वरों का वो समूह जिससे राग का विस्तार होता है, वो तान होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। हालांकि दोनों से विस्तार किया जाता है राग का, फिर भी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इन दोनों में लय का अंतर होता है, यानी कि गति का अंतर होता है। आलाप जो है वो एक धीमी गति में गाया बजाया जाता है, और जो तान है वो द्रुत गति में गाई बजाई जाती है। उसके बाद आता है किसी भी ताल को पखावज पर किस ताल को, यानी कि ऐसी ये जो आपकी तीन जो ताल हैं, रूपक ताल, झप ताल और धमार ताल, इनमें से कौन सी ताल है जिसको पखावज पर गाया या बजाया जाता है। तो धमार ताल एक ऐसी ताल है जिसको पखावज पर गाया बजाया जाता है। बाकी जो दो ताल हैं उनको तबले पर गाया बजाया जाता है। उसके बाद है किस ताल में डेढ़ मात्रा का धा होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेढ़ मात्रा का धा किस ताल में होता है।
तो ये धमार ताल में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद एक अवग्रह का प्रयोग होता है जो आधी मात्रा में काउंट होता है। जैसे हम बोलते हैं क धी ट धा आ, तो वो जो धा आ है वो डेढ़ मात्रा का धा कहलाता है। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी ताल है जिसमें धमार ताल है, जिसमें अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। एक बात और आती है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि धमार ताल या धमार गायन शैली के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, धमार गायन शैली के साथ धमार ताल ही गाई बजाई जाती है। या इसको उल्टा भी पूछ लिया जाए कि धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है, तो धमार के साथ ही उसका गायन किया जाता है। उसके बाद आता है पंडित कृष्णराव शंकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप जीवन परिचय में कोई इतनी डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए पंडित जो कृष्णराव शंकर है उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है संगीत सरगम सार। ये पुस्तक का नाम है संगीत सरगम सार, जो कि पंडित कृष्णराव शंकर के द्वारा लिखी गई है। अब्दुल करीम खां किस बाणी का गायन करते थे? तो अब्दुल करीम खां जो है वो गोबर हारी बाणी का गायन करते थे। ये 4 बाणियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें से जो अब्दुल करीम खां है वो गोबर हारी बाणी का गायन करते थे। उसके बाद है कंपित और पल्लवित, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपित और पल्लवित ये किसके प्रकार हैं? तो ये जो दोनों हैं, मैं आपको पहले इससे शायद पहली वीडियो में बता चुका हूं मैं कि ये दोनों जो हैं वो गमक के प्रकार हैं। एक आता है अर्धवर्धक स्वर, कौन सा होता है? तो अर्धवर्धक स्वर का मतलब होता है कि जो सप्तक को 2 भागों में विभाजित करता है, यानी कि पूरे सप्तक के बीच में जो स्वर आता है वो अर्धवर्धक स्वर कहलाता है। जैसे सा रे ग म प ध नी, ये पूरा सप्तक है। तो माँ से पहले भी 3 स्वर हैं और माँ के बाद भी 3 स्वर हैं, इसलिए जो माँ स्वर है उसको अर्धवर्धक स्वर कहा जाता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे समय सिद्धांत में पूछ लेते हैं कि अर्धवर्धक स्वर का महत्व क्या है, ठीक है। तो आपको उसमें सिर्फ माँ स्वर के बारे में ही बताना है, बाकी आपको उसकी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का कंपन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि स्वरों का कंपन क्या कहलाता है, कि स्वरों का कंपन क्या कहलाता है? गमक। स्वरों को विस्तार से गाना क्या कहलाता है? ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्या कहलाता है जब स्वरों को विस्तार से गाया बजाया जाता है, तो वो आलाप कहलाता है। और तान क्या होता है? स्वरों का वह समूह जिससे राग का विस्तार होता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का वह समूह जिससे राग का विस्तार होता है। मैंने जस्ट अभी बताया क्या कहलाता है? तान कहलाता है। उसके बाद आता है तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को क्या कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तानपुरा का जो दूसरा और तीसरा तार, यानी कि बीच के जो दोनों तार होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जोड़े की तार कहा जाता है। और यही क्वेश्चन अगर पूछे कि पहले और चौथे तार को क्या कहा जाता है, तो पहला और जो चौथा तार होता है उसको कहा जाता है खरज की तार, ठीक है। और इनको किन किन स्वरों पर मिलाया जाता है? तो जो दोनों खरज की तार होती हैं वो मंदर सप्तक के पा और मंदर सप्तक के सा पर मिलाई जाती हैं। और जो बीच की जो दोनों तारें होती हैं वो मध्य सप्तक के सा पर मिलाई जाती हैं। और इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, फिर भी एक आध क्वेश्चन है। जैसे ये एमसीक्यू का एक और पार्ट है जो मैंने बनाया है, मेरे को ये लगता है कि भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो ये पेपर है आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा
और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सोल्व कर सकते हैं खुद में भी। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते। हेलो स्टूडेंट्स, अब इसी लाइव क्लास की श्रृंखला में एक और वीडियो है जिसमें ताल से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। ताल, तो हमारे सिलेबस में 3 ही ताल हैं, जैसे इससे पहले राग की थी वैसे ही ताल में है। तो पहली ताल हमारी रहेगी रूपक, दूसरी जप ताल और हमारी तीसरी है धमार ताल। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, किसी भी ताल में कौन सी मात्रा पर सम होता है? ऑप्शन हो जाएंगे नंबर 1 चौथी पर, नंबर 2 तीसरी, नंबर 3 पहली और नंबर 4 7। तो हमें बताना है कि कोई भी ताल है उसकी कौन सी मात्रा पर सम होता है। तो हमेशा कोई भी ताल हो उसकी पहली मात्रा पर सम होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, ऐसी कौन सी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर सम और खाली दोनों होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रूपक ताल, नंबर 2 जप ताल, नंबर 3 धमार ताल और नंबर 4 तिलवाड़ा ताल। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर सम और खाली दोनों होते हैं। तो केवल रूपक ताल ही एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर सम भी होता है और खाली भी होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन हमारे यही रहेंगे, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 2 3 2 3 मात्रा के विभाग किस ताल में होते हैं? ये क्वेश्चन है और हमें बताना है कि जो है 2 3 मात्रा के जो विभाग हैं वो किस ताल में होते हैं। तो 2 3 मात्रा के विभाग होते हैं हमारे जप ताल। ठीक है, और अब इसी की जगह अगर हम बात करें कि 5 2 3 4 मात्रा के विभाग किस ताल में होते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं किस ताल में होते हैं। तो 5 2 3 4 मात्रा के विभाग होते हैं हमारे धमार ताल। ठीक है,
और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि 3 2 2 मात्रा के विभाग कौन सी ताल में होते हैं, तो 3 2 2 मात्रा के विभाग किस ताल में होते हैं, रूपक ताल में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन, हम चेंज करते हैं, ऑप्शन हमारे यही रहेंगे क्योंकि ताल से रिलेटेड है। तो किस ताल में पहला विभाग तीन मात्रा का होता है? ये हमारा क्वेश्चन है कि किस ताल में जो है पहला विभाग 3 मात्रा का होता है, तो किस ताल में होता है? ऑप्शन हमारा रूपक ताल, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम बात करें कि किस ताल में पहला विभाग 5 मात्रा का होता है, अब बताओ। ऑप्शन हमारे पास फिर से यही है, रूपक ताल, जप ताल, धमार ताल। तो 5 मात्रा का विभाग जो है पहला विभाग कौन सी ताल में होता है? धमार ताल में। और यही पूछा जाए कि पहला विभाग 2 मात्रा का कौन सी ताल में होता है, ठीक है, कि किस ताल में पहले विभाग में जो है 2 मात्राएं होती हैं, तो कौन से में होती हैं? जप ताल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और ताल से रिलेटेड और क्वेश्चंस, जैसे ठेका क्या होता है? ठेका क्या होता है? ऑप्शन नंबर स्वरों का समूह, नंबर 2 अलंकार, नंबर 3 ताल के बोलों का समूह, नंबर 4 राग में लगने वाले स्वरों का समूह। अब हमें बताना है कि ताल क्या होती है, सॉरी ठेका क्या होता है। तो ठेका क्या होता है? जो ताल में जो बोल होते हैं, जैसे रूपक ताल है उसके बोल हैं तिन तिन्ना धिन्ना तिन्ना, तो ये जो बोलों का समूह है उसको क्या कहा जाता है? ठेका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है ताल के बोलों के समूह को क्या कहा जाता है? ठेका, ठीक है। और इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब हमें ताल के कुछ बोल दे दिए जाते हैं, वो भी अलग से, यानी कि बीच में से उठा के, जैसे धिन ना धिन ना बोल किस ताल के हैं? रूपक, जप ताल, नंबर 3 धमार ताल और नंबर 4 तिलवाड़ा। अब हमें बताना है कि जो
ये बोल है धिन्ना धिन्ना, कौन सी ताल के बोल है? तो ये जो धिन और धिन्ना धिन्ना ये किस ताल के बोल हैं? रूपक ताल के। क्योंकि ये हमें बीच में से दिया गया है, पीछे पीछे के। अगर मैं इसको पूरी करता हूं तो यहां से लिखे जाता है तिन तिन ना। अब ये ताल पूरी हो जाती है। अब इसको आप आसानी से, अगर मान लो पीछे पीछे के दिए जाते हैं तो भी आपको पूरी ताल करके देखनी है कि ये जो है धिन्ना धिन्ना किस ताल में आते हैं, तो ये रूपक ताल में आते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ती टे ती टे ता, ये जो बोल हैं वो किस ताल के हैं? तो हमें पता होना चाहिए, ताल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये जो बोल हैं वो हमारे धमार ताल के बोल हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। और अगर इसी की जगह बात करते हैं हमें धी धीना धी धी ना ती ना, तो ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है धी ना धी धी ना ती ना, ये जो बोल हैं वो किस ताल के हैं? तो ये बोल जो हैं वो किस ताल के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा झपताल, ये करेक्ट है। तो इस तरह से भी आपको तालों को याद करना है। ठीक है। एक और पूछा जाता है कि आवर्तन क्या होता है? आवर्तन, आवर्तन क्या होता है? यह भी पूछा जाता है कि आवर्तन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताल की मात्राओं का पूरा एक चक्र आवर्तन कहलाता है। ठीक है। आवर्तन क्या होता है? ताल में जो मात्राएं होती हैं उनका पूरा जो एक चक्र होता है वो आवर्तन कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद इसी में जो है हम कुछ ग्रंथ से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यह ग्रंथ परिचय में से भी आ सकता है। जैसे संगीत रत्नाकर ग्रंथ, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना जो है किसने की? तो पंडित शारंगदेव। पंडित शारंगदेव जी ने जो है इसकी रचना की। और अगर इसी में पूछा जाता है कि संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित अहोबल। और अगर इनका टाइम पूछा जाता है तो कब की? तो अगर संगीत रत्नाकर की रचना कब की गई यानी कि टाइम पूछा जाता है तो 13वीं शताब्दी में।
13वीं शताब्दी में की गई। और संगीत पारिजात का अगर रचना काल पूछा जाता है तो 1650 ईस्वी में इसकी जो है रचना की गई। ठीक है। अब संगीत रत्नाकर के बारे में एक और बात पूछी जाती है क्वेश्चन, सप्त अध्यायी सप्त अध्यायी ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सप्त अध्यायी ग्रंथ यानी कि जिस ग्रंथ में जो है 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्याय किस ग्रंथ में है? संगीत रत्नाकर में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि चौथा अध्याय कौन सा है, 5वां अध्याय कौन सा है। तो मैं एक बार आपको सातों के जो है क्रम बता देता हूं। सबसे पहले आता है स्वर अध्याय। स्वर अध्याय नंबर 2 पे आता है राग अध्याय। नंबर 3 पे प्रकीर्णक। प्रकीर्णक अध्याय। नंबर 4 पे प्रबंध अध्याय। नंबर 5 पे वाद्याध्याय। वाद्याध्याय। नंबर 6 पे ताल अध्याय। और नंबर 7 पे नृत्य अध्याय। तो कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है या कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, हाँ, ये 5 पे ताल अध्याय आएगा भाई। ये ताल अध्याय 5 पे है और वाद्य अध्याय ये 6 पे। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी कोई राय है, कैसा आपको चैनल लगता है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।